Welcome all of students in Knowledge Development Academy Physics। मैं प्रमोद गंगीले आज आपको प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो ट्रांसफार्मर कहलाता है उसकी व्याख्या करूंगा। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र कहते हैं। परिणामित्र तो ट्रांसफार्मर मतलब परिणामित्र। देखें आप, परिणामित्र ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर ट्रांसफर करता है, बदलाव करता है। ट्रांसफार्मर बदलाव करता है। किससे बदलाव करता है? प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज के मान में बदलाव करता है। अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल देता है अथवा कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदल देता है। इसका नाम जैसा है, ट्रांसफर करता है, इसलिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदल देता है। अधिक को कम में और कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान में परिवर्तन कर देती है तथा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, उसे परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर कहते हैं। परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर कहते हैं। अर्थात सब इसलिए लगाया हमने क्योंकि ट्रांसफार्मर को परिणामित्र कम कहते हैं। ट्रांसफार्मर हमारे लिए बहुत एक सुपरिचित शब्द है, इसलिए ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान में परिवर्तन कर देती है तथा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, उसे परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये दो काम कर रही है। पहला काम है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ाने का। दूसरा काम है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटाने का। परिणामित्र एक ही रहेगा, एक ही समय में उससे हम दो काम ले सकते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर अर्थात वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा दे। जो हमने लगाया गया वोल्टेज है, लगाए गए वोल्टेज के मान से वोल्टेज को और अधिक कर दे, वो कहलाएगा उच्चाई ट्रांसफार्मर। मतलब अगर निवेशी लगाया हमने 70 वोल्ट का, तो निर्गत मिल जाएगा हमको 90 वोल्ट का। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा रहा है। और दूसरा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटाएगा। तो घटाने और बढ़ाने के कारण से ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। नंबर एक उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर। नंबर दो अपचाई ट्रांसफार्मर। पहला क्या? उच्चाई ट्रांसफार्मर। दूसरा क्या है? अपचाई ट्रांसफार्मर। तो क्या हमने कहा? हमने कहा था कि वह युक्ति
जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान में परिवर्तन करती है या कर देती है तथा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, परिणामित्र कहते हैं। परिणामित्र दो प्रकार के होते हैं, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो वह ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, और वह ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटा देता है उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब जो ट्रांसफार्मर है उसके कुछ भाग हैं, उसकी कुछ बनावट है। तो ट्रांसफार्मर की बनावट के मुख्यतः तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन भाग होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के तीन भाग होते हैं। अब देखें, तो दूसरी बात इसकी बनावट के बारे में पढ़ेंगे हम। बनावट, ट्रांसफार्मर के जो बनावट है वो देखेंगे, उसके भाग देखेंगे। तो देखो आप, ट्रांसफार्मर की बनावट के लिए दो तरीके से बनाते इसको। तो ये बना रहे हैं हम उसका एक नरम लोहे का क्रोड, ये ऐसा। तो एक इस तरफ आ जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा। तो अपन को इसमें, ठीक है, ये देखो, फिर से बनाते हैं हम समान रूप से ले लें। ये नरम लोहे क्रोड, ये इसकी ये एक सतह इस तरफ, मतलब एक साइड ये, दूसरी साइड ये, इससे अपन तांबे के तार को ये लपेट दिया, इसे फेरों की संख्या अधिक कर दी, और दूसरे में फेरों की संख्या कुछ कम कर दी, फेरों की संख्या कुछ कम कर दी। ठीक है, और ये क्या था हमारा, ये हमारा नरम लोहे का क्रोड। ये क्या है हमारा, ये नरम लोहे का क्रोड, माने सॉफ्ट आयरन कोर है ये। क्या ये सॉफ्ट आयरन कोर। अब इन दो कुंडलियों में से एक कुंडली में हमने फेरों की संख्या को ज्यादा रखा है और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या को कम रखा है। तो दो में से किसी एक कुंडली में हम, दो में से किसी एक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज का स्रोत लगाएंगे, कहें प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लगाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे हम। तो ये लगा दिया हमने यहां प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत, एसी स्रोत।
तो जिसमें अपन ने प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लगाया, जिस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लगाया उसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और जो शेष दूसरी कुंडली है, इस दूसरी कुंडली से हम ये निर्गत सिग्नल प्राप्त करेंगे, निर्गत वोल्टेज प्राप्त करेंगे। इस निर्गत वोल्टेज जिस कुंडली से प्राप्त करेंगे, निर्गत वोल्टेज जिस कुंडली से प्राप्त करेंगे उसे हम द्वितीय कुंडली कहेंगे। द्वितीय कुंडली कहेंगे। तो ट्रांसफार्मर के 3 भाग होते हैं, जैसे एनसीईआरटी चित्र बना अपना, उस आधार पे हमने बनाया है। ये नरम लोहे का क्रूड है, ये प्राथमिक कुंडली जिस पर हमने प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लगाया है, दूसरा द्वितीय कुंडली जिससे हमको वोल्टेज प्राप्त करना है। अधिक वोल्टेज हो सकता है या कम वोल्टेज हो सकता है, उसे प्राप्त करना है। अब अगर ऊंचाई है, अगर ट्रांसफार्मर ऊंचाई है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी, क्योंकि ऊंचाई के लिए फेरों की संख्या हमें अधिक रखनी पड़ती है, क्योंकि फेरों की संख्या के कारण से ही वह ट्रांसफार्मर ऊंचाई बनता है। तो फेरों की संख्या अधिक हो गई तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा, और यदि फेरों की संख्या कम हो गई, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम हुई तो वो अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का विशेष महत्व है, क्योंकि निर्गत वोल्टेज द्वितीय कुंडली से प्राप्त करना है। तो इसके 3 भाग हो गए। पहला नरम लोहे का क्रोड, दूसरा प्राथमिक कुंडली और तीसरा द्वितीय कुंडली। तो जिसे हमने एसी स्रोत लगाया वो प्राथमिक कुंडली, फिर ये हमारा नरम लोहे का क्रोड, ये द्वितीय कुंडली। नरम लोहे का क्रोड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यह एक लोह चुंबकीय पदार्थ है। लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय फ्लक्स को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चिपका के पकड़ के रखता है, इसलिए हम नरम लोहे का क्रूड लेते हैं। और ये तांबे के तार की, और तांबे के तार कैसे, विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली बनाते हैं हम। अब हमने प्राथमिक कुंडली पर एसी वोल्टेज लगाया, तो इसकी जो कार्यविधि होगी उसके आधार पर हम बताएं आपको कि जब हमने प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया, तो चूंकि ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती स्रोत है, कहें एसी स्रोत है, कैसा ही प्रत्यावर्ती है, तो इसको परिवर्तित होना है। मतलब ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां पर उत्पन्न हो जाएंगी, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से होकर के इस द्वितीय कुंडली से बंद हो जाएंगी और फिर यहीं कहीं वापस आ जाएगी। तो प्राथमिक कुंडली से जितनी चुंबकीय फ्लक्स है, प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जाके द्वितीय कुंडली से बद्ध हो जाएगा। और ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्ती है, कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है। परिवर्ती क्यों है? कि परिवर्ती वोल्टेज स्रोत लगाया अपन ने, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाया हमने। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हमारा वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत वोल्टेज है, वो परिवर्ती है, इसलिए परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिससे परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स होगा, और ये परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली से होकर द्वितीय कुंडली में जाएगा और फिर वापस यहीं आ जाएगा, जिससे जिस आवृत्ति का या जिस नेचर का चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में लगाया है, उतने ही आवृत्ति का या उसी नेचर का
हमको द्वितीय कुंडली से फ्लक्स बद्ध होगा। इसके बाद अब द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। ये परिवर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा परिवर्ती धारा है। तो जब धारा या कहें जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो फैराडे के नियम से, क्योंकि अपन ने कहा ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत में कार्य करता है, और अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के लिए फैराडे ने अपने दो नियम दिए थे। तो फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालने के लिए हमने माना कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ns है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ns है, तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या np है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या np है एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ns है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स E बराबर डी फाई अपान डी टी, ये सूत्र है। E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। तो द्वितीय कुंडली से तो ई एस बराबर माइनस एन एस। यहां पे अभी हमने कोई फेरो संख्या बताई नहीं थी, इसलिए हमने कोई संख्या लिखी नहीं। यहां पर चूंकि द्वितीय कुंडली हमने लिखा पहले, प्राथमिक कुंडली को भी हम बाद में लिखेंगे। तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के कारण से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ई एस, ये बराबर होगा माइनस एन एस डी फाई अपान डी टी। ये समीकरण नंबर 1। तथा प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ये था द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। फिर तथा इसे हम थोड़ा रफ कर देंगे। प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स ईपी बराबर माइनस एनपी इंटू डी फाई अपान डी टी। ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब ये जो ईएस है ये हमारे वोल्टेज के बराबर होगा। कब हम एक आदर्श ट्रांसफार्मर की कल्पना करते हैं तो आदर्श ट्रांसफार्मर में जो द्वितीय कुंडली से प्राप्त प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये विद्युत वाहक बल का मान या इस विद्युत वाहक बल का मान विभव या विभवांतर के बराबर होगा। कब? जब ये द्वितीय कुंडली हमारे खुले परिपथ में होती है। जब द्वितीय कुंडली खुले परिपथ में होती है तब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसका मान कुंडली के सिरों के विभवांतर के बराबर होता है। एवं जब प्राथमिक कुंडली में प्रतिरोध का मान नगण्य होता है
जब प्राथमिक कुंडली के प्रतिरोध का मान नगण्य होता है, तब प्राथमिक कुंडली के विद्युतवाहक बल को प्राथमिक कुंडली के विभवांतर के बराबर मानते हैं। क्या हमने कहा है कि आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य मानते हैं, जिससे प्राथमिक कुंडली का विद्युतवाहक बल EP किसके बराबर हो जाता है? लगभग बराबर हो जाता है VP के। VP मतलब प्राथमिक कुंडली के सिरों का विभवांतर, एवं द्वितीय कुंडली जब खुली होती है तो द्वितीय कुंडली का जो विद्युतवाहक बल है, ये द्वितीय कुंडली के विभवांतर के बराबर होता है। तो VP लगभग बराबर, या कहें EP लगभग बराबर VP तथा ES लगभग बराबर VS। ES लगभग बराबर VS। ये तो समीकरण नंबर 1 में जहां EP लिखा है वहां हम VP लिख देंगे। समीकरण 2 पे जहां ES लिखा है वहां VS लिख देंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से चित्र को आप देख लीजिए, क्योंकि इसको हम अब सब इरेज करेंगे, हमें बोर्ड की आवश्यकता है। तो या चाहे तो कोई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि उसको हम अब इरेज करेंगे। हाँ, तो जो हमारा समीकरण नंबर 1 था वो देखिए आप हो जाएगा VS इक्वल टू -NS d∅/dt। इसको अब हम समीकरण नंबर 3 मान लें, तथा जो समीकरण नंबर 2 था जहां पे लिखा था EP, वहां हो जाएगा VP इक्वल टू -NP d∅/dt। समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब दोनों समीकरणों में से या तो समीकरण 3 में हम 4 का भाग लगा दें या 4 में 3 का भाग लगा दें। अपने को बिल्कुल रटना नहीं है, 2 में से किसी एक में अपन भाग लगा दें। क्योंकि निर्गत सिग्नल मिलता है किससे? द्वितीय कुंडली से। इसे द्वितीय कुंडली को हम ऊपर रख सकते हैं, माने VS को ऊपर रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो VP को ऊपर रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग लगाएंगे। समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग करने पर तो VS/VP बराबर -NS d∅/dt का भाग लगाएंगे -NP d∅/dt। अब हम इसको कट कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो आगे हमारे पास VS/VP इक्वल टू NS/NP। ये समीकरण नंबर हमारा 5 हो गया। हम आदर्श ट्रांसफार्मर की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ऊर्जा संरक्षण के नियम से प्राथमिक कुंडली की ऊर्जा अथवा शक्ति द्वितीय कुंडली की ऊर्जा अथवा शक्ति के बराबर होगी।
तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक कुंडली की शक्ति द्वितीयक कुंडली की शक्ति के बराबर होगी। तो इसके बाद इसको भी हमें रेस्ट करेंगे। समीकरण नंबर 5 को हमें लिख देते हैं ऊपर, वी एस अपान वी पी इक्वल टू एन एस अपान एन पी। ये हमारा समीकरण 5 था। ये अब आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीयक कुंडली की शक्ति। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीयक कुंडली की शक्ति, और शक्ति का फॉर्मूला हमको पता होता है, वो होता है P बराबर VI। ये शक्ति का फॉर्मूला है, P इक्वल टू VI। तो प्राथमिक कुंडली शक्ति के लिए लिखेंगे अपन VP IP बराबर द्वितीय कुंडली की शक्ति VS IS। अब हमने जो समीकरण 5 हमारा उसे VS अपान VP है, तो इस समीकरण से भी हम VS अपान VP को निकाल लें। वो कैसे हो जाएगा, IP अपान IS इक्वल टू VS अपान VP, और इसको हम समीकरण नंबर 6 कह दें। अब समीकरण 5 और 6 की तुलना कर दें। समीकरण 5 एवं 6 की तुलना कर दें। समीकरण 5 एवं 6 की तुलना करने पर जब तुलना कर देंगे हम, तो आप देखेंगे VS अपान VP इक्वल टू NS अपान NP, और यही VS अपान VP किसके इक्वल है, IP अपान IS के। ले देंगे अपन IP अपान IS, IP अपान IS। ये हमको मुख्यतः इसका मूल डेरिवेशन मिला। इससे अपन देखेंगे कि कौन सा ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा, कौन सा अपचाई ट्रांसफार्मर होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की क्या प्रॉपर्टी होगी, विशेषता होगी, और अपचाई ट्रांसफार्मर की क्या प्रकृति होगी, विशेषता होगी। तो इस समीकरण को हम पुनः ऊपर लिखेंगे। तो देखिए आप VS अपान VP इक्वल टू NS अपान NP इक्वल टू IP अपान IS। ये हमने आपसे कहा था कि प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या हमको अलग अलग रखना है। 3 भाग थे अपने ट्रांसफार्मर के। पहला था, हमने कहा था आपसे, नरम लोहे का क्रूड, दूसरा प्राथमिक कुंडली, तीसरा द्वितीय कुंडली, और कुंडली में फेरों संख्या हमको अलग अलग रखना है। तो
इस सूत्र से देखें अपन स्थिति नंबर 1, यदि NS ग्रेटर देन NP हो तो मतलब ये कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक हो। तो अगर NS ग्रेटर देन NP है तो देखिए, तो VS ग्रेटर देन VP लिखेंगे और IP ग्रेटर देन IS लिखेंगे। तो VS ग्रेटर देन VP तथा IP ग्रेटर देन IS होगा। इसका क्या अर्थ है कि यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो द्वितीयक कुंडली से प्राप्त प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान अधिक होगा, परंतु द्वितीयक कुंडली से निर्गत धारा का मान कम होगा। क्या कहा हमने ये कहा कि यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक है तो द्वितीयक कुंडली से प्राप्त प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान अधिक होगा। वोल्टेज का मान अधिक होगा मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाया हमने VP था, प्राप्त हो रहा VS और जो ज्यादा मात्रा प्राप्त हो रहा है, परंतु द्वितीयक कुंडली से प्राप्त धारा का मान कम होगा, धारा की प्रबलता का मान कम होगा। तब इस प्रकृति का ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। इस प्रकृति का ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। अर्थात ये क्या है, ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। हमने आपसे कहा था ऊंचाई करने के लिए द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को हमें अधिक रखना ही है। तो हमने द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अगर अधिक रख दी है तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, ऊंचाई होगा, क्योंकि इसने प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान को बढ़ा दिया है, परंतु धारा की प्रबलता को घटाया है, धारा की प्रबलता को घटाया है। परंतु चूंकि अपन वोल्टेज बढ़ा रहे हैं इसलिए इसने वोल्टेज को बढ़ाया है, इसलिए यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। दूसरी बात, इसे नंबर 2, यदि NS लेस देन NP, अभी सब ग्रेटर किए थे अपने, ग्रेटर, आप क्या करें, NS लेस देन NP हो तो VS लेस देन VP तथा IP लेस देन IS होगा। ये क्या कहा हमने, यदि NS लेस देन NP हो मतलब द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम हो, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम हो तो द्वितीयक कुंडली से प्राप्त वोल्टेज का मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान कम होगा, परंतु द्वितीयक कुंडली से प्राप्त धारा की प्रबलता का मान अधिक होगा। तो इस प्रकृति का ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज के मान को घटा रहा है, वोल्टेज के मान को घटा रहा है, तो इस प्रकृति का ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। ये तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर कैसे बनेगा, अपचाई ट्रांसफार्मर कैसे बनेगा, ये पहले देखा। अब छोटी सी एक परिभाषा आती है, वो पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर का परिणमन गुणांक कितना होता है। परिणमन गुणांक, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफार्मर
का परिणमन गुणांक, ट्रांसफार्मर का परिणमन गुणांक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये क्या होता है? द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP के अनुपात को परिणमन गुणांक कहते हैं और उसे कैपिटल K से समानतः प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा अपन ने? हमने कहा कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन गुणांक कहते हैं। यदि K का मान 1 से अधिक है तो वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, अर्थात ऊंचाई ट्रांसफार्मर के परिणमन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है। K का मान क्या हो? 1 से अधिक। यदि K greater than N 1 हो तो वह ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर। परंतु यदि K का मान 1 से कम है तो वो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। K का मान 1 से कम मतलब K इज लेस देन 1 तो वह अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ये तो परिणमन गुणांक क्या है? द्वितीयक कुंडलीय फेरों संख्या, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडलीय फेरों संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन गुणांक कहते हैं। इसे K से समानतः K से प्रदर्शित करते हैं। यदि K का मान अर्थात परिणमन गुणांक का मान 1 से अधिक है तो वह ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और यदि परिणमन गुणांक का मान 1 से कम है तो वह अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अब ट्रांसफार्मर थोड़ा अंतर देख लो आप। ट्रांसफार्मर में मुख्यतः डिफरेंस क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या का मान अधिक होगा। हमने कहा ऊंचाई में द्वितीयक कुंडली को पकड़ना पड़ेगा, द्वितीयक कुंडली को, क्योंकि निर्गत सिग्नल कहां मिलना? निर्गत वोल्टेज द्वितीयक कुंडली से। यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो ऊंचाई है, इसलिए क्या कहेंगे? द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी। किसमें? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी तो अपचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी। पहली बात। दूसरी बात अभी हमने आपको बताई कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो परिणमन गुणांक है उसका मान कम होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के परिणमन गुणांक का मान 1 से अधिक होगा, कम नहीं, अधिक होगा। परंतु अपचाई ट्रांसफार्मर के परिणमन गुणांक का मान 1 से कम होगा। ये 2 अंतर हुए। तीसरे अंतर यह है कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है वो धारा की प्रबलता के मान को घटा देता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता के मान को घटाता है, वोल्टेज को तो बढ़ाता है परंतु धारा की प्रबलता के मान को घटा देता है। जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता के मान को बढ़ा देता है। ये बेसिक अंतर है। ये 3 मुख्यतः अंतर है। पहला हमने बताया ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी, अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी। अपचाई ट्रांसफार्मर में K का मान परिणमन गुणांक का मान अधिक होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर में K का अर्थात परिणमन गुणांक का मान कम होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर
धारा की प्रबलता के मान को घटा देगा, अपचाई ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता के मान को बढ़ा देगा। ये इसके अंतर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बताया। ट्रांसफार्मर की परिभाषा, उसकी बनावट, उसके कार्य का सिद्धांत और जो मुख्य उसका सूत्र था हमने वो निकाला। ES अपान EP बराबर NS अपान NP बराबर IP अपान IS, ये सूत्र जो मुख्य सूत्र है बताया। और उसके आधार पर उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्रकृति क्या होगी, उसे हम कैसे बनाएंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर की प्रकृति क्या होगी वो अपन ने देखी। फिर अपन ने ट्रांसफार्मर के अंतर देखे। इसके बाद जो ट्रांसफार्मर से ऊर्जा की हानि होती है, उस हानि को और जो ट्रांसफार्मर के यूजेस हैं, उपयोग हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप इतना इसको तैयार कर लें। ट्रांसफार्मर जैसे नाम से क्लियर है कि ट्रांसफार्मर करेगा वोल्टेज को घटाएगा या बढ़ाएगा। इसके संबंध में आपकी जो भी क्वेरी हो आप हमको बताएं, उसे हम अगले वीडियो में समाहित करेंगे। आपका भविष्य अच्छा जाए, आप उन्नति करें, इस शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। थैंक यू।